अमीर बहू ने खाया गरीब घर का खाना। सूट बूट पहना हुआ रूप राय अपने बड़े से बंगले में आकर अपनी बेटी को आवाज लगाता है। अहाना, अहाना, कहाँ हो तुम मेरी प्यारी प्रिंसेस? What is happening, डैडी? आज आप बहुत ज्यादा खुश हैं। बिकॉज तुम्हारे डैडी को करोड़ों की बड़ी बिजनेस डील मिली है। Congratulations, डैडी। अब इसी बात पर अपनी बेटी को ट्रीट दीजिए। अपनी बेटी के ख्वाहिश पर अमीर बिजनेसमैन रूप रॉय अपनी बेटी को एम्बेसडर गाड़ी में बिठाकर उसे शहर के सबसे महंगे 7 स्टार होटल में लाकर उसे एक एक्सपेंसिव खाना खिलाता है। थोड़ी देर बाद वेटर बिल लेकर आता है। योर बिल सर। ओ गॉड डैडी, इतने से खाने का 50,000 का बिल। इट्स नॉट अ बिग डील अहाना। अपनी बेटी की ख्वाहिश पर 50,000 तो क्या, रूप राय लाखों रुपए खर्च करने में भी नहीं सोचेगा। और हम कौन सा गरीब हैं जो अठन्नी चवन्नी के पीछे सर खपाना। और अगर इतना महंगा खाना हम नहीं खाएंगे तो क्या सड़क चलते भिखारी खाएंगे? लिव दिस पॉइंट एंड लेट्स गो। इसके बाद रूप रॉय खाना खाकर वेटर को 2500 रुपए बख्शीश दे देता है, जिसे कमाने में एक गरीब को खून पसीना बहाना पड़ता है। ऐसे ही समय बीतता है और अहाना का जन्मदिन आ जाता है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अहाना, हैप्पी बर्थडे टू यू। कहो मेरी प्यारी प्रिंसेस, इस बार तुम्हें क्या चाहिए? डैडी, मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ। रवि नाम है उसका। मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। क्या करता है वो? अपने पिता के पूछने पर अहाना रवि और उसके परिवार के बारे में बताती है। आर यू क्रेजी अहाना? तुम एक ऐसे लड़के से शादी करना चाहते हो जिसका परिवार गरीबी में दिन गुजार रहे हैं। रवि से शादी करके तुम्हें रूखा सूखा खाने के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। मुझे मंजूर है डैडी। जज्बाती मत बनो अहाना। सिर्फ प्यार से पेट नहीं भरता। जिंदगी जीने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। ऐसा ना हो कि कल को तुम्हें अपने फैसले पर पछताने के सिवा कुछ न बचे। अपने पिता के ना मानने पर अहाना अपने पिता के खिलाफ जाकर रवि से शादी करके ससुराल आ जाती है। अहाना का ससुराल उसके पिता के घर से बहुत ही छोटा होता है, जहां गरीब सास अपनी अमीर बहू का स्वागत करते हुए कहती है, आ जाओ अहाना बहू, इस गरीब खाने में तुम्हारा स्वागत है। ये तुम्हारी जेठानी गौरी है और राजू और रानी मेरे पोते पोती हैं। ये मेरा बड़ा बेटा गोपाल है और ये तुम्हारे ससुर जी हैं। अहाना अपने सास ससुर और जेठ जेठानी के पांव छूकर आशीर्वाद लेती है। इसके बाद रवि अहाना को कमरे में लेकर चला जाता है। वहीं बड़ी बहू मिट्टी के चूल्हे पर थोड़े बहुत राशन से खाना बनाती है और सभी साथ मिलकर खाते हैं। तभी खाने की थाली में दाल देखकर रानी और राजू कुड़कर बोलते हैं, ये क्या माँ, आज आपने फिर से पतली सी दाल रोटी बनाई है। रोज रोज ये गरीबों वाला खाना खाकर हम परेशान हो गए हैं। रानी रोने लगती है और तभी राजू अहाना की थाली में झांकता है, जिसमें भिंडी की सब्जी देखकर वो हिचकते हुए बोलता है, चाची चाची, क्या आप मुझे अपनी थाली में से थोड़ी सी भिंडी की सब्जी दे देंगी? हाँ क्यों नहीं बच्चों, ये लो तुम खाओ। अहाना अपने खाने की थाली दोनों भूखे बच्चों के आगे बढ़ा देती है, जिससे थोड़ी सी भिंडी की सब्जी के साथ बच्चे पेट भर कर खाना खाते हैं। अरे वाह राजू, चाची की बदौलत आज कितने वक्त बाद हम दोनों बहन भाई को भिंडी की सब्जी खाने को मिली। पेट भर कर खा लेना। बच्चों को खाना खाकर इस तरह खुश होता हुआ देखकर अमीर बहू की आंखों में आंसू भर आते हैं और वह मन ही मन सोचने लगती है, एक भिंडी की सब्जी भर से राजू और रानी के मुरझाए चेहरे कैसे खुशी से खिल गए और ससुराल वाले भी कितनी संतुष्टि के साथ ये रूखी सूखी रोटी और पतली दाल खा रहे हैं। और एक हम अमीर लोग हैं जो खाने के पीछे एक ही पल में हजारों रुपए खर्च कर देते हैं। हमारी तरह गरीबों के मन में भी तो अच्छा खाना खाने की ख्वाहिश होती होगी, मगर माँ जी, पिताजी, जेठ जेठानी जी सभी पैसे के कारण मन मार कर रह जाते हैं। उस रोज रूखा सूखा खाना खाकर अमीर बहू को एक गरीब के घर की खाने की थाली का एहसास होता है। ऐसे ही ससुराल में बहू का हर दिन गरीब के घर का खाना खाकर बीतता है, जिस पर एक दिन अहाना गौरी से पूछती है, जेठानी जी, क्या मैं आपसे एक बात पूछूं? आप बुरा तो नहीं मानेंगी? हाँ अहाना, पूछो ना। क्या हर रोज ये रूखा खाना खाकर आपके मन में अच्छा खाना खाने की ख्वाहिश नहीं होती क्या? होती है अहाना। अच्छा खाना और अच्छा पहनना किसे नहीं पसंद, मगर अच्छा खाना खाने की ख्वाहिश हम गरीबों के लिए बनी ही नहीं। जब से बहू बनकर आई हूँ घर का खाना खाकर ही रह रही हूँ, क्योंकि गोपाल जी की इतनी आमदनी नहीं जो हम महंगा खाना खाएं, और परिवार में रहकर सिर्फ अच्छे खाने से अपना पेट भरना अच्छा नहीं लगता।
किस्मत में हुआ, हमारा घर परिवार भी महंगा खाना खा ही लेगा। ऐसे कहते हुए गौरी की आंखों से आंसू छलक जाते हैं। उसकी बातों में उसकी अधूरी ख्वाहिश उभर गई थी। सच ही तो है, इंसान चाहे अमीर हो या गरीब, ख्वाहिश सभी की एक सी होती है। गौरी की बात सुनने के बाद अहाना ने ठान ली थी कि वह ना सिर्फ अपने गरीब ससुराल वालों को अच्छा खाना खिलाएगी, बल्कि अपने टूटे फूटे गरीब घर को भी बदलेगी। इस सोच को अहाना अपने पति के साथ साझा करती है। रवि, मैं सोच रही हूँ कि मैं भी कोई नौकरी कर लूँ। वैसे भी मैंने MBA किया हुआ है। इससे तुम जो कमाओगे उससे आसानी से घर चल जाएगा, और मैं कमाऊंगी उससे हम अपने घर को बनाएंगे। ठीक है अहाना। अगले 3 महीने अहाना काम की तलाश में निकल जाती है, जहां MBA की डिग्री के बेस पर उसे मशहूर मल्टीनेशनल कंपनी में बतौर मैनेजर का पोस्ट मिलता है और बड़ी तनख्वाह दी जाती है। अहाना को इतनी मेहनत करता देखकर घर के मुखिया सुरेश कहते हैं, अरे भाग्यवान, बहू इस घर को बढ़ाने के लिए कितनी मेहनत कर रही है। अब मुझे भी कुछ करना चाहिए। मगर बाबूजी, अब आपको काम करने की जरूरत नहीं है। मैं और रवि बहुत जल्द सब ठीक कर देंगे। और जेठ जी, आप ये पैसे रखिए। जेठानी जी ने बताया था कि आपका दिमाग हिसाब किताब में बड़ा पक्का है, इसलिए इन पैसे से आप और जेठानी जी एक परचून की दुकान शुरू कर लीजिए। क्योंकि अगर घर का हर सदस्य घर को बढ़ाने में साथ मिलकर भागीदारी निभाता है तो उस घर को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोकता। सास ससुर को छोड़कर अमीर बहू अपने जेठ और जेठानी के अंदर खोया हुआ आत्मविश्वास फिर से लौटा ले आती है। सभी साथ मिलकर मेहनत करते हैं। जहां गोपाल और गौरी के परचून के दुकान से कमाए पैसे से घर खर्च चलता है, वहीं रवि और अहाना कठिन मेहनत करके जो कमाते उससे घर के टूटे फूटे कच्चे कमरों को तुड़वाकर पक्का घर बनाते हैं। अहाना बहू, तो इस घर के लिए लक्ष्मी है। हमारे गरीब घर में तेरे कदम क्या पड़े, तूने इसे स्वर्ग से सुंदर बना दिया। माँ जी, मैं चाहती हूँ कि अपने नए घर की नींव रखने की खुशी में हम गृह प्रवेश में दावत रखें, ताकि हमारे आसपास रहने वाले हर गरीब घर के लोगों को अच्छा खाना मिले। अरे बहू, ये तो बहुत ही भली सोच है, वरना आज के जमाने में भला गरीबों के लिए इतना कौन सोचता है। इसके बाद अमीर बहू अपने नए घर के लिए गृह प्रवेश रखती है और हर एक गरीब परिवार को बुलाती है। साथ ही हलवाइयों को दाल मखनी, शाही पनीर, नान, कई तरह की स्वादिष्ट सब्जी और भी बहुत कुछ बनवाती है, जिससे ना सिर्फ अमीर बहू के गरीब ससुराल वाले बल्कि बहुत से गरीब घर के लोग पेट भरकर अच्छा खाना खाते हैं। उनके चेहरे पर खिली हुई खुशी देखकर बहू मन ही मन मुस्कुराती हुई कहती है, अमीरों वाला अच्छा खाना खाकर सभी कितने खुश हैं। थैंक यू भगवान, इस सपने को पूरा करने के लिए, मेरा साथ देने के लिए। हर एक गरीब घर सुलोचना के घर आई अमीर बहू के प्यार भरे सुलझे स्वभाव की बहुत तारीफ करते हैं और खुशी से पेट भरकर उसे दुआएं देते हैं। क्या कभी सोचा है कि अमीर के घरों की थालियों का आधे से ज्यादा खाना कूड़े का कौर बन जाता है और उसे एक गरीब घर परिवार के अच्छा खाना खाने की ख्वाहिश पूरी की जा सकती है। कैसी बात कर रही हो माँ जी, मेरे होते हुए आप इस घर में एक बहू लाने की बात कर रही हो। अरे पहले ही इस घर में केवल 2 कमरे हैं, जिसमें एक तो आपका है और एक मेरा। अगर मेरी देवरानी आ गई तो मैं कहाँ सोऊंगी। पूर्वी बहू, तुम ये कैसी बातें कर रही हो। हम गरीब हैं तो हमें गरीबी के हिसाब से ही चलना होगा। हमारे पास जितना है उतने में ही बरतना होगा, और फिर इसके चलते हम हमेशा अपने बेटे को कुंवारा तो नहीं छोड़ सकते। ये तो आपको मेरी शादी करने से पहले सोचना चाहिए था। इस घर में जब मैं आई हूँ तब से आप लोगों के यही सब ड्रामे देख रही हूँ। इससे अच्छा तो मैं अपने मायके में ही रहती तो अच्छा होता। पूर्वी ऐसा कहकर गुस्से में घर के काम करने लगती है। उसे गुस्से में घर के काम करते हुए देख उसकी सास उसका हाथ बटाने लगती है, जिसके चलते पूर्वी हल्का सा शांत हो जाती है। कुछ ही दिनों में अरविंद की शादी हो जाती है, जिसके चलते वह अपनी पत्नी कोमोलिका को घर पर ले आता है। आओ बहू, अंदर आओ, तुम्हारा यहाँ स्वागत है। जैसे ही कोमोलिका घर में आती है वह घर को चारों ओर देख के कहती है, अरे ये क्या, इस कमरे में ये बीच में पर्दा क्यों लगा हुआ है? क्योंकि बहू, तुम दोनों बहुओं के लिए हमारे पास केवल एक ही कमरा है, जिसमें तुम दोनों को गुजारा करना है। एक तरफ तुम्हारी जेठानी रहेगी तो दूसरी तरफ तुम रहना। ममता के ये सुनने के बाद कोमोलिका एक तरफ अपना सजा हुआ बिस्तर देखती है तो पर्दे की दूसरी तरफ वो अपनी जेठानी का बिस्तर लगा हुआ देखती है। कहाँ अपने एक ही कमरे में हम देवरानी जेठानी इस प्रकार रहेंगे? अरे प्राइवेसी नाम की भी तो कोई चीज होती है। अभी मेरी शादी हुई है। अरे कोई नहीं बेटा, अब गरीब है तो तुम्हें थोड़ा बहुत तो समझना ही होगा। चलो तुम इतने आराम करो, हम बाकी के काम देखते हैं। ममता की बात सुनकर कोमोलिका अपने सजे हुए बिस्तर की तरफ बैठ जाती है। वहीं दूसरी तरफ उसकी जेठानी पूर्वी अपने बिस्तर पर बैठी हुई कोमोलिका को देखते हुए अपने मन में सोचती है,
जब से इस घर में आई हो तब से कुछ ना कुछ देखती ही जा रही हो, लेकिन अब और नहीं देख सकती। मैं इस देवरानी की बच्ची को तो अपने कमरे से निकाल कर ही रहूंगी, ये मेरा वादा है। हे भगवान, कैसा ससुराल मिला है मुझे। ऐसा तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक ही कमरे की दूसरी तरफ मेरी जेठानी होंगी और एक तरफ मैं होंगी। अब रात को मेरी सुहागरात कैसे होगी। कोमलिका अपनी सुहागरात के बारे में सोचकर परेशान होती है तो वहीं पूर्वी उसे निकालने के लिए सोच रही होती है। जैसे ही रात को घर के सभी लोग सो जाते हैं, रात के समय अचानक से कोमलिका की नींद खुलती है और वह अपने पति से कहती है, अजी मुझे जरा भी नींद नहीं आ रही इधर, हमें और ऐसे कब तक एडजस्ट होकर चलना पड़ेगा। देखो कोमोलिका, मैं भी तो तुम्हारे साथ एडजस्ट कर रहा हूँ, तो मैं भी मेरे साथ थोड़ा तो कोऑपरेट करना चाहिए। और वहाँ भैया भाभी भी सो रहे हैं, हमारी बातें सुनकर उन्हें कैसा लगेगा, इसलिए आराम से सो जाओ। अरविंद की बातें सुनकर कोमलिका कुछ नहीं कह पाती, जिसके चलते वह सोने की बहुत कोशिश करती, लेकिन रात को मच्छरों के काटने की वजह से उसे नींद आती ही नहीं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, उसके फोन पर उसकी सहेली करिश्मा का फोन आता है। क्या बात है, लगता है पूरी रात सोई नहीं, इसका मतलब तेरी सुहागरात तो जबरदस्त गई है। भैंस की टांट, कुछ भी अच्छा नहीं हुआ मेरी सुहागरात पर, और सब कुछ मगरमच्छ हो गया। अबे क्या बके जा रही है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कहना क्या चाहती है तू। मेरे ससुराल में केवल एक ही कमरा है और उसमें मेरी जेठानी भी मेरे साथ रहती है। सुहागरात की तो बहुत दूर की बात रही, मैं अपने पति के साथ ढंग से टाइम स्पेंड नहीं कर सकती। लो भैया, गई भैंस पानी में, अब तेरी सुहागरात का क्या होगा। जैसे भैंस पानी में गई वैसे ही मेरी सुहागरात तो पानी में ही चली गई है। अब कुछ नहीं होगा, अब तू फोन रख, मुझे घर के और भी काम करने हैं। कोमलिका जैसे ही फोन काटती है वैसे ही उसकी सास आ जाती है और कहती है, अरे बहू उठ गई, चल जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जा, आज हमें कुल देवी की पूजा करने के लिए जाना है। हे भगवान, एक तो पूरी रात भर सोई नहीं, ऊपर से अब ये कुल देवी की पूजा, पता नहीं आगे और क्या क्या होने वाला है। कोमलिका ऐसा सोचकर अपनी सास के साथ कुलदेवी की पूजा करने के लिए चली जाती है। शाम को फिर से वह थक कर वापस आती है और अपने कमरे में जाकर अपने बिस्तर पर आराम करने लगती है। तभी उसकी जेठानी अपनी माँ से फोन पर जोर जोर से हंसते हुए बातें करने लगती है। हे भगवान, पहले ही इतनी परेशानियां हैं जिंदगी में, ऊपर से अब ये मेरी जेठानी जो फोन पर इतनी जोर जोर से बातें कर रही है, लगता है ये अब मुझे आराम नहीं करने देगी। कोमलिका बहुत देर से बर्दाश्त करने के बाद गुस्से में अपनी जेठानी से कहती है, अरे कितनी देर हो गई है, बकरी की तरह मैं करे जा रही हो, बस करो, और कितनी बात करोगी फोन पर। ये भी नहीं दिख रहा कि दूसरा इंसान आराम करने के लिए तुम्हारी राह तक रहा है। वाह रे वाह तेरी कुदरत, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, पहले तो मेरे कमरे पर कब्जा करके बैठ गई हो, ऊपर से मुझे ही ताने सुना रही हो। ऐसा है, अपना बोरिया बिस्तर यहाँ से उठाकर चली जाओ, मैं तो ऐसे ही बात करूंगी अपनी माँ से। देखते ही देखते दोनों देवरानी जेठानी में कहा सुनी होने लगती है। तभी वहां घर के बाकी लोग भी आ जाते हैं और उनके बीच की लड़ाई को बंद करने की कोशिश करते हैं। अरे जा जा, बड़ी इस घर पर अपना राज दिखाने वाली, इस घर में सबसे पहले मैं आई हूँ और मेरा ही राज चलेगा। तुम इस घर की बहू हो तो मैं भी इस घर की बहू हूँ, और मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ इस कमरे में एक साथ रहने का। ये तो मेरी मजबूरी है, वरना मेरे घर पर तो मैं अकेले एक कमरे में रहा करती थी, वो भी शान शौकत से। बस करो तुम दोनों, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है। अपनी लड़ाई के बीच हमारी गरीबी का बहुत अच्छा फतीजा मचा रही हो। अरे हम गरीब हैं तो इसमें क्या हो गया, तुम दोनों को समझदारी से इस घर में रहना चाहिए, ना कि हमारी गरीबी का मजाक उड़ाकर अपनी लड़ाई को बढ़ावा देना चाहिए। ममता के ये कहते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते और वो वहां से चली जाती है। ये देख उन दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है और वह उस दिन से एक साथ प्रेम प्यार से रहने लगती हैं और सभी काम वो एक दूसरे के साथ बैठकर करने लगती हैं। यहाँ तक कि वो दोनों कमरों में भी शांति से रहने लगती हैं। लेकिन उस दिन की लड़ाई से अरविंद और शांतनु को बहुत ठेस पहुंचती है। लानत है हम दोनों के ऊपर, जो इतना भी कमा कर नहीं ला सकते कि अपनी पत्नियों के लिए अलग अलग रूम का जुगाड़ कर सके। भैया, अगर हमें अपनी पत्नियों को अलग अलग रूम देना है तो हमें थोड़ी मेहनत करनी होगी, ताकि हमारी पत्नियां सुखी से रह सकें। ये दोनों भाई 2 कमरे लेने के लिए दिन रात एक कर देते हैं, तो वहाँ धीरे धीरे दोनों देवरानी जेठानी को एक ही कमरे की अच्छी आदत लग जाती है। कुछ ही दिनों में शांतनु और अरविंद दोनों एक 3 कमरों का घर ले लेते हैं। आप दोनों को ये घर लेने की क्या जरूरत थी, और आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया घर लेने के लिए? मेरी जान, तुम्हारी सुख सुविधाओं के लिए तो हम जमीन आसमान एक कर दें। तुम तो इस कमरे की बात कर रही हो। लेकिन जरा मेरी बात तो सुनिए। अरे लेकिन कुछ नहीं, अब हम सब अपने अपने कमरों में रहेंगे। मेरे माता पिता अपने कमरे में और हम दोनों भाई अपने अपने कमरों में। अब तुम देवरानी जिठानी को एक दूसरे के कमरे में एडजस्ट करने की तकलीफ उठानी नहीं पड़ेगी।
कोमोलिका और पूर्वी दोनों ही अपने पतियों की बातें सुनकर उन्हें गले से लगा लेती हैं, जिसके बाद दोनों जेठानी और देवरानी अपनी अलग अलग कमरों को पाकर बहुत खुश होती हैं और एक साथ अपने परिवार में भी खुशी खुशी रहने लगती हैं।